डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बलदेव साहनी है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मुझे लोग प्यार से बबलू कहते हैं और आज मैं आपको सबसे पहले अपनी जानकारी देना चाहूँगा और इस भयानक कहानी का किरदार कैसे मैं बना, आपको जब वो पता लगेगा आप थर थर कांपेंगे। बचपन से ही दिखने में मैं बहुत अच्छा था। रंग पूरी तरह से गोरा था मेरा, थोड़े थोड़े सुनहरी बाल थे, लेकिन मैं शर्मीला था। 8वीं कक्षा तक दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा था मैं। मेरे पिता जो कि एक सरकारी टीचर थे और मेरे ही स्कूल में वो पढ़ाया करते थे, वो गंजे थे और सब कहा करते, तुम्हारे किस तरह के सुनहरी और खूबसूरत बाल हैं। तुम्हारे पिता के सर पर तो बाल ही नहीं है। और मैं शर्माते हुए कह देता, होता है कई बार ऐसा, मेरे भगवान ने ज़्यादा अच्छे बाल दिए हैं। मुझे 8वीं तक ये पता ही नहीं था क्यों लड़कियां बहुत ज़्यादा मेरा मजाक बनाती हैं, क्यों लड़कियां मुझे छेड़ती हैं। लेकिन 10वीं कक्षा में मुझे समझ में आना शुरू हो गया कि जिस चीज़ से मैं चिढ़ा करता था असल में वो मेरे फ़ायदे की बात थी। वो लड़कियां सिर्फ मुझे इसलिए छेड़ा करती थी क्योंकि मैं दिखने में बड़ा अच्छा था। लंबे सुनहरी बाल थे मेरे, बस शर्मीला था। उनके उन इरादों को समझ नहीं पा रहा था। 11वीं कक्षा में जैसे ही मैंने समझना शुरू किया, भले ही 10वीं तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी मेरी, 11वीं से 12वीं कक्षा तक 15 गर्लफ्रेंड रही मेरी और वो जैसे मुझसे बात करने के लिए मरा करती थी। तब समझ में आना शुरू हुआ दिखने में अच्छा होना कितना फ़ायदेमंद होता है। स्कूल में तो आपको वो यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है जो स्कूल की होती है। जब मैं कॉलेज में पहुंचा, मुझे कपड़े पहनने की सेंस भी अच्छी तरह से आ गई थी और कॉलेज में जैसे मेरा नाम चला करता था, सभी लड़कियां ज़्यादातर मेरे इर्द गिर्द घूमा करती और मैं भी जानबूझकर हर किसी को कहा करता, मैं किसी ऐरी गैरी लड़की से रिश्ता नहीं बना सकता। देखो, दिखने में मैं अच्छा हूँ तो मुझे वो लड़की चाहिए जो दिखने में अच्छी हो। धीरे धीरे जो मेरा अपने शरीर पर, अपने बालों पर गर्व था ना, वो कम ऐसे हुआ जब मेरे सर के बाल झड़ने शुरू हो गए। मैं तीसरे साल में पहुंचा तब बाल झड़ते जा रहे थे और ऊपर का सर पूरी तरह से टकला हो चुका। मैं बालों को जो साइड में आए होते खींचकर ऊपर की तरफ गांठ कर देता, लेकिन अब लड़कियों को दिखने लगा था कि मैं गंजा होने लगा हूँ। भले ही अब दिखने में पहले जैसा नहीं रहा था, घमंड वही था, लेकिन अब कोई लड़की पूछती तक नहीं थी। मुझे धीरे धीरे अपने उस कॉन्फिडेंस को गिरते हुए देखना बहुत बुरा एहसास लग रहा था। ऐसा लग रहा था बचपन से मैं शर्मीला रहा, जब जवानी का जोश चढ़ना शुरू हुआ, समझ में आना शुरू हुआ, उसके बाद से गंजापन शुरू हो गया। अब सर के सारे बाल झड़ चुके थे, पूरी तरह से गोल गोल टकला था मेरा और लड़कियां मजाक बनाया करती। एक लड़की कॉलेज की जो मुझे पसंद आई थी, मुझे लगा था मेरे साथ जोड़ी अच्छी बनेगी, वो कहती, अबे टकले निकल यहाँ से। और जो लड़कियां पहले पीछे पीछे घुमा करती थी, 3 ही सालों में हालात बदल गए। कोई मुझसे बात करना नहीं चाहती थी। बालों को उगाने की कोशिशें मेरी तब शुरू हुई। बालों पर हर चीज़ लगा कर देखी मैंने, सरसों का तेल, नारियल का तेल। वो कौन सा तेल नहीं था जो मैंने अपने सर पर नहीं लगाया। कई बार तो उबाल कर सर पर तेल लगाने की कोशिश की कि सर की जो नसें बंद पड़ी हैं दोबारा से खुल जाएं। नसें तो नहीं खुली, लेकिन मेरे सर का मांस खुल जाता। चीखें मारते हुए मैं बाथरूम की तरफ भागता और पानी में सर डालता। माँ कहने लगी थी, तुम्हारे पिता भी गंजे हैं, ये जेनेटिक्स है तुम्हारे। मैं कहता, नहीं माँ, अभी अभी तो जवानी चढ़ी है, अभी मैं गंजा हो गया, उम्र क्या है मेरी। मेरे पिता हंसने लगते और कहते, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था।
मैंने कहा, पिताजी आपके साथ ऐसा हुआ और आपने मान लिया कि आगे भी ऐसा ही होगा। मैं नहीं मानूंगा। सर पर बाल उगा कर रहूंगा, अपनी वो पहचान वापस ला कर रहूंगा और ठाना मैंने, चाहे जो हो जाए सर पर बाल उगा कर रहूंगा। हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाऊंगा। आखिर ट्रांसप्लांट करवाऊं कैसे? सर के पीछे के बाल वो निकाल कर आपके सर के ऊपर लगाते हैं। पीछे सर के भी बाल कम रह गए थे, पीछे से निकालेंगे तो पीछे टकला दिखेगा। अब कहाँ से बाल निकालेंगे? और जहां आप सोच रहे हैं वहां के बाल मैं निकलवाना नहीं चाहता, दर्द बहुत होता है। मेरे पिता के पास काफ़ी रुपए थे जिसका इस्तेमाल अब मैं बाल उगाने के लिए करने लगा था। तरह तरह का तेल लगाने के बाद मुझे लगा किसी बाबा को दिखाना चाहिए। ये काली शक्ति है जो हमारे परिवार पर आ गई है, मेरे सर पर आ गई है। एक ऐसे ही बाबा के पास जब मैं पहुंचा, उन्होंने कहा, झाड़ फूंक करनी होगी। तेरे सर के ऊपर एक चुड़ैल का साया है जो तेरे बालों को नोचती रहती है, इसीलिए तू गंजा हो रहा है, और कोई परेशानी नहीं है। मैंने बाबा को कहा, बाबा जी आप ही मेरे दर्द को समझ सकते हैं, आप उस चुड़ैल को दूर कर दीजिए। बाबा जी ने 5,000 रुपए लिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे सर के ऊपर धूप बत्ती जलाने के बाद, सर पर विभूति लगाने के बाद बाल उग पाएंगे, और उगे भी नहीं। बाबा तो वहां से भाग गया, ना 5,000 मिले और ना सर के बाल उग पाए। फिर मुझे लगा बाबा के चक्कर में कुछ नहीं होगा, ये तो एक मेडिकल कंडीशन है ना, दवाई से ठीक होगी, दवाई से, मुझे दवाई चाहिए। मैं अलग अलग डॉक्टर के पास गया। हर डॉक्टर कहता है कि ये वाली दवाई खा लो, विटामिन्स खा लो, मिनरल्स खा लो, पत्थर खा लो, मिट्टी खा लो, पता नहीं क्या क्या खाया मैंने, लेकिन बाल उग नहीं पा रहे थे और मुझे मेरे बाल वापस चाहिए थे। मैंने उसके बाद अलग तरीके अपनाने शुरू किए, यानी जो चीज़ हम करते हैं उससे फ़ायदा नहीं होता, कुछ अलग करना पड़ता है। अचानक जब मैं मोबाइल चला रहा था, सामने आदिवासी ऑयल की एक ऐड आ गई। मुझे लगा ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर अलग अलग जगह इसकी एडवर्टाइजमेंट देखता गया, मैं समझने लगा, अरे यहाँ तो हर एक एक्टर, हर एक यूट्यूबर ये कह रहा है कि ये तेल अच्छा है, ये तेल अच्छा है, यानी कि ये तेल तो सबसे अच्छा होगा। देखो देखो लड़कियों के कितने लंबे बाल हैं, अबे लड़कों के कितने लंबे बाल, मेरे भी बस आधे हो जाएं, काफ़ी है, मेरे बाल वापस आ जाएं बस, और मुझे क्या चाहिए। मैंने जल्दी से ऑर्डर किया आदिवासी ऑयल, और जैसे ही मैंने सर पर लगाया, पहली बार मुझे लगा ये खुशबू सूंघी सूंघी सी लगती है, फिर लगा अरे भैंस की, ये बदबू भैंस की लगती है, लेकिन तो क्या भैंस की बदबू सूंघी जा सकती है, बाल आ जाए मेरे। वो पूरी एक बोतल 1 महीने तक लगाई थी, सर पर बाल तो नहीं आया, लेकिन जो फोड़े फुंसियाँ मेरे सर पर हो गए थे ना, ऐसा लग रहा था सर पर कांटे उगाए हों। उसकी दवाई अलग से लेनी पड़ी। मैंने उसके बाद रिफ़ंड मांगने की कोशिश की, जैसा उन्होंने कहा था, बाल नहीं आए तो रिफ़ंड मिलेगा, लेकिन वहाँ पर लिखा गया था आपने गलत जगह से ऑर्डर किया है, असली आदिवासी ऑयल ये नहीं है, ये वाला है। फिर मुझे लगा अच्छा धोखा हुआ मेरे साथ। मैंने उस वेबसाइट से ऑर्डर किया, उसे लगाया 15 दिनों तक। सर से वो जो पिंपल हुए थे ना, वो तो ठीक हो गए, लेकिन मेरे सर की पपड़ियाँ उतरने लगी। बाल नहीं उग रहे थे, पपड़ियाँ उग रही थी, पपड़ियाँ। जिसके बाद फिर से मैंने रिफ़ंड मांगने की कोशिश की, और जिस नंबर पर मैंने फ़ोन लगाया वहाँ फ़ोन लग नहीं रहा। दूसरे नंबर पर लगाया और उन्होंने कहा सर हमारे कई फेक प्रोडक्ट चल रहे हैं, आपने असली नहीं मंगवाया होगा, ये वाला गलत होगा। मैंने कहा ये क्या भाषण मचा रखी है, अबे तुम्हारा ओरिजिनल नंबर क्या है? उन्होंने कहा सर ये वाला, ये हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है, देखिए ऊपर स्टैंप लगा होगा। मैंने वहाँ से ऑयल मंगवाया, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं। उससे तो वो तेल निकलकर जब कानों तक पहुँचता, ऐसा लगता जैसे गाय का गोबर मैंने सर पर लगाया हो। ऐसी बदबू कि दूर दूर तक कॉलेज में मेरे पास कोई नहीं आता। मैं सर के बाल उगाना चाहता था, वो तो उग नहीं पा रहे थे, जेब खाली होती जा रही। रिफ़ंड मांगा, कमीनों ने फिर से यही कहा ये सर हमारा ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये वाला है। हर जगह से मंगवाता गया, भले ही सर पर बाल नहीं आए, लेकिन जैसी बदबू मेरे शरीर से आ रही थी,
जैसा तेल मैंने सर पर लगाया होता, शरीर पर अजीब अजीब बीमारियां होने लगी। आदिवासी ऑयल से जैसे मैं आदिवासी बनता जा रहा था। मेरे पिता के शरीर पर बहुत बाल थे, सर पर बिल्कुल बाल नहीं थे। ये तेल लगा लगा कर मेरा तो पूरा शरीर भी गंजा हो गया। आप समझ सकते हैं, कहीं पर कोई बाल नहीं बचा था। फिर मुझे इस षड्यंत्र का पता लगा। फोन किया मैंने, गालियां निकाली हर एक नंबर पर। जो भी मुझे ऐड में नजर आता, फोन करके मैं माँ बहन की गालियां निकालता। सामने से कमीनों को मुझसे भी ज्यादा गंदी गालियां आती थी। वो फोन काटते, गालियां निकालकर, फिर आधा घंटा मैं रोता। कितनी गंदी गालियां सुनी है, मुझे ऐसी गालियां कभी किसी ने नहीं दी। लेकिन फिर लगता शायद ये फ्रॉड चल रहा है, बड़ा स्कैम चल रहा है। मुझे उस जगह जाना होगा जहां ये तेल बनाए जाते हैं, वहां से ओरिजिनल तेल मिलेगा। ये डुप्लीकेट वाले ना छिपकर बनाते होंगे, असली वाले, ये लंबे बालों वाले, ये जो आदमी है ना, इनके पास जाना होगा। गया मैं, सीधा उनके पास गया। वो इलाका, वो गांव जहां पर तेल बनाया जाता था। ऐसा तेल, बड़े बड़े वो बर्तन जिनमें तेल उबाला जा रहा। मुझे लगा ये खास जड़ी बूटियां डालकर तेल बनाया जाता होगा। उन्होंने मेरा नाम नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। 3-4 आदमी पहले तो मुझे पीटने लगे कि छोटे बालों वाला यहाँ पर कैसे आया। मैंने कहा बस मैं तेल लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा ऑनलाइन मंगवा। मैंने कहा मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। उन्होंने कहा हम ऑफलाइन नहीं बेचते, ऑनलाइन बेचते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? एक के मुंह से निकला ताकि रिफंड ना देना पड़े, लेकिन फिर बाकियों ने उसे चुप करवा दिया। रोया मैं, बहुत ज़्यादा रोया। फिर छिपकर उनके गांव में पहुंचा, देखा किससे वो तेल बना रहे थे। वहां उनके पास जो था, घास उखाड़ कर डाले जा रहे। एक बूढ़ी औरत बैठी हुई, उसके पीछे पड़ी हुई वो गंदगी, वो नाला, उससे हाथ मारकर जो पड़ रहा उसमें डाले जा रही। कह रही थी अब ये गंदगी कहाँ से आ रही है, चलो इसे भी गांव से निकालना है, किसी के सर पर डाल देते हैं। ऐसे करते हुए पता नहीं क्या डाले जा रहे। ऐसे तेल बनाकर वो बेचे जा रहे। हर बार बोतल पर स्टिकर अलग होता। मैं समझ गया ये बड़ा स्कैम चल रहा है, इससे मेरे सर पर बाल नहीं आएंगे। लेकिन क्या करूं? अगर बड़े बड़े लोग कहते हैं कि इस तेल से सर पर बाल आते हैं तो कैसे आएंगे? मुझे मेरे सर पर बाल चाहिए थे, इसीलिए मैं छिप कर देखने लगा। कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा जो असली तेल बनाता होगा। यकीनन असली तेल बनाने वाला वो आदमी मेरे काम का होगा। लंबे लंबे बालों वाले जितने भी वो मर्द थे, मैं उनका पीछा किया करता। औरतों का पीछा करके देखा, लेकिन एक बार पकड़ा गया। उन औरतों ने पीठ पर घुटने मारकर बड़ा पीटा था। फिर समझ में आ गया औरतों का पीछा सही नहीं होगा, मर्दों का पीछा करना होगा। एक ऐसे ही लंबे बालों वाले का पीछा किया मैंने। जैसे वो जंगल के अंदर जा रहा, मुझे लगा जड़ी बूटियां लेने के लिए जा रहा होगा, लेकिन एक पेड़ के पीछे छिपा था। मैं ढूंढने के लिए गया, कमीने ने पकड़ लिया। कहने लगा तू पीछे आ रहा है, होठों पर किस दे। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं आया। उसने कहा पीछा करता है, तू मुझसे प्यार करता है ना। मैंने कहा छोड़। उसने कहा नहीं, हम नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा तू मर्द है, मैं मर्द हूं। उसने कहा बाल लंबे देखकर समझ में नहीं आया, मर्दों वाली हरकतें नहीं है, ये औरतों वाली हैं, और अंदर से भी वैसी औरतों वाली आग है, आजा आजा। बड़ी मुश्किल से बचा था, और जैसे उसकी दाढ़ी खींची वो अलग हो गई। वो औरतों जैसा मर्द था, दाढ़ी के बाल नहीं आते थे उसके, सिर्फ सर पर आते थे। वहां से भाग कर निकला। फिर पहचानना चाहा किसी ऐसे मर्द को जो असली हो, औरत जैसी अंदर उसकी भावनाएं ना हो, जिसके बाल वो किसी जड़ी बूटी से बढ़ाता हो। कई ऐसे लोगों को देखा जो घर के अंदर जाते थे, बड़ा विग उतार दिया करते, वो नकली बाल लगाते थे। लेकिन एक आदमी था, उसकी उम्र 60 साल थी, चेहरे से पहचाना जा रहा, बाल पूरे काले, लंबे बाल। घर जाता तो अपनी बालों की चोटी करता, सर के ऊपर बांधता। पहचान लिया मैंने। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को गले से लगाया, मैं खिड़की से देख रहा। जानना चाहता था मैं, लेकिन फिर मैं समझ गया अबे ये तो इनके प्राइवेट पल है। उसने मुझे देख लिया, भागा मैं वहां से। उसने तेज धार हथियार जैसे उसका इस्तेमाल करना चाहा था मेरे खिलाफ। बड़ी मुश्किल से बचा, लेकिन इतना पता लग गया ये मर्द ही था। मर्दों जैसी हरकतें की थी उसने, और मैं बच गया। अब इसका पीछा करूंगा, कहाँ से ये जड़ी बूटियां लेकर आता है, क्योंकि ये तो तेल बनाता नहीं, ये बालों को किससे धोता है
क्या लगाता है, मैं भी वही लगाऊंगा। देखा मैंने रात के वक्त उसे वहां जंगल की तरफ जाते हुए। बाकी तो लकड़ियां इकट्ठी किया करते, मिट्टी इकट्ठी किया करते, जहां पर हगते मूतते उसे तेल में डाल दिया करते। लेकिन यह आदमी बिल्कुल अलग था, साफ सफाई रखा करता था। जैसे जैसे जंगल के अंदर की तरफ वो जाता रहा, वहां धुंध बढ़ती जा रही थी। बड़ा रहस्यमय हिस्सा था वो जंगल का, मैं पहचान ही नहीं पा रहा। आखिर वो लंबे बालों वाला आदमी कहाँ गया? वो धुंध की चादर के बीच चीरते हुए कहीं निकल गया और मुझे बस वहां पर इंतजार ही करना पड़ा। आधी रात के वक्त वो वापस आ रहा, हाथ में लकड़ी का कटोरा था और उस कटोरे में कुछ था, कोई ऐसी चीज जो छिपकर कहीं से लेकर आया था। और मुझे लगा कुछ तो है, रहस्यमय है कुछ तो। कई लोग यहाँ नकली तेल बना रहे हैं, लेकिन ये आदमी कहीं से तेल बनाकर लेकर आया है जो बड़ा काम का हो सकता है। अचानक मैं उसके सामने आ गया और वो डर गया, घबरा गया, जैसे कोई चोरी कर रहा हो। वो लकड़ी का कटोरा उसके हाथ से गिरा, उसके बीच जो तेल था ना, शायद वो भी नीचे गिर गया। और फिर वो घबराया हुआ मुझे कहने लगा, कौन हो तुम? तुम तो वही हो ना जो गांव में घूमते रहते हो, और मैंने सुना है तुम लड़कियों को छेड़ते हो। मैंने कहा नहीं, मैं लड़कियों को नहीं छेड़ता। सर देखो मेरा सर, तुम्हें क्या लगता है इस गांव में मैं क्यों भटक रहा हूं? सोच कर बताओ, तुम्हें क्या लगता है? पहले वो मेरे सर की तरफ देखता रहा, फिर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली, घबरा कर 4 कदम पीछे हटाए। मैंने पूछा, समझ में आया कुछ? समझ में आया क्यों घूम रहा हूं? वो कहने लगा, अच्छा तो तुम जिन हो, गंजे जिन, हमें मारना चाहते हो। मैंने सर पर हाथ मारा और कहा, तेरे बाल ही बड़े हैं, तेरा दिमाग नहीं बड़ा। अबे गंजा हूं मैं, गंजा, बाल उगाना चाहता हूं, और ये हगने मूतने वाला तेल सर पर नहीं लगाना चाहता। कितने समय से खरीदा, हर बार ठगा गया। ये बड़ा जो स्कैम चल रहा है ना, मैं उसमें फंसना नहीं चाहता। असली बाल उगाने हैं मुझे, असली बाल। तुम्हारे बाल असली हैं, जाना मैंने। बाकी तो लंबे लंबे विग लगाकर घूमते हैं, और आधी तो औरतें हैं दाढ़ी लगाकर कहती हैं हम मर्द हैं। वो अब कुछ खुश महसूस हुआ। फिर नीचे गिरा हुआ वो तेल, वो कटोरा देखकर धीरे धीरे उसकी आंखों में गुस्सा देखा मैंने। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, हो पागल के बच्चे, ये क्या किया तूने? डरा दिया मुझे, नीचे गिरा दिया। इतनी काम की चीज नीचे गिरा दी, तुझे पता भी है इसकी कीमत क्या थी? मैंने कहा 1500, 1700। उसने चमाट लगाई मुझे, पीछे गिरा कर कहने लगा, 2 लाख। 2 लाख का ये असली तेल जो सिर्फ अमीर लोग मंगवाते हैं, उन्हें हम असली वाला देते हैं। किसी किसी को पता है ये तेल कहाँ से मिलता है। शक्तिशाली तेल जिसकी एक बूंद सर पर लग जाए, बाल ही बाल उग जाते हैं। देखो मेरे बाल, मैं कुछ नहीं लगाता अब, बस एक बार लगाया था। जमीन पर पड़ा हुआ वो तेल जो मिट्टी में समा गया। मुझे लगा सर पर एक बूंद लगनी चाहिए। मैंने छलांग लगाई, गंजी खोपड़ी मिट्टी पर रगड़नी शुरू कर दी। तेल का कुछ अंश बालों तक पहुंच जाएगा। बहुत रगड़ी, सर पर दर्द होने लगा। और सामने से तब उसने कहा, मिट्टी को छूते ही इसका असर खत्म हो जाता है, मत कर। फिर मैं उठा, कहने लगा, पहले क्यों नहीं बताया? 15 मिनट से सर रगड़ रहा था, तुझे समझ में नहीं आई मैं क्या कर रहा था? उसने कहा, समझ में तो आई। मुझे लगा करने देता हूँ, बाद में अच्छे से बताऊंगा। गुस्सा मुझे उस पर था, लेकिन पता नहीं क्यों चमाट उसने मेरे लगाई और कहा, अब बैठ जा, तू जो करना चाहता है तुझे नहीं मिलेगा। तू देखने में गरीब लगता है। मैंने कहा, गरीब नहीं हूँ, काफ़ी अमीर हूँ मैं। उसने पूछा, क्या करता है? मैंने कहा, कुछ नहीं, कॉलेज में पढ़ता हूँ। फिर कहा, साले गरीब ही है तू, तेरे बाप के पैसे तेरे बाप के होंगे, तू तो गरीब है ना। नजरें झुकी मेरी, क्योंकि वो सच बोल रहा था। मेरे पिता सरकारी नौकरी करते थे, मैं थोड़े ना करता था, मैं तो कॉलेज में था। तो असल में मैं तो गरीब ही था ना। बाप के पैसों को अपने पैसे बोलने वाले ऐसे निकम्मे लौंडे, मैं वैसा बनना नहीं चाहता था। आंखें खोल दी उसने मेरी। मैंने फिर उस आदमी को कहा, 2 लाख चाहिए तुम्हें? 2 लाख चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। अपने पिता से उधार लूंगा, मांगूंगा, लेकिन 2 लाख दूंगा। ये तेल मुझे जरूर देना। उसने कहा, ठीक है, अभी बात करो, ट्रांसफर करो मेरे अकाउंट में। कर पाओगे तो तेल मिलेगा, कल लेकर आऊंगा। नहीं कर पाए फिर नहीं मिलेगा।
रात का वक्त था, मैंने पिता को फ़ोन लगाया और कहा, पिताजी मेरे अकाउंट में 2 लाख भेजिए। मेरे पिता ने अकाउंट में पैसे तो नहीं भेजे, लेकिन व्हाट्सएप पर मुझे ढेर सारी गालियां भेजी। उसके बाद मैं समझ गया, पिछले 1 साल से तेल लेने के लिए, बालों को उगाने के लिए इतना उधार लिया था मैंने अपने पिता से, अब वो 1 रुपया देने को तैयार नहीं थे। तो क्या करता, गंजा ही मरता मैं। इसीलिए मैंने ठान लिया, मुझे यह गंजी खोपड़ी पर दोबारा आबादी लेकर आनी है, बालों को उगाना है। मैंने वही किया जो कोई भी आम इंसान करता। मैं उसके पैरों में पड़ गया। मैं कहने लगा, भैया भैया बाल उगाने हैं, कुछ कीजिए। मेरे पिता कुछ नहीं बेच रहे, बस 1 बूंद दे दीजिए। किसी अमीर को बाकी सब बेच देना, मुझे 1 बूंद। एक जगह मैं मल लूंगा, पूरे सर पर बाल उगेंगे बाल। वो कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो तो मैंने बात की थी 1 बूंद वाली, वैसे पूरा कटोरा लगाना पड़ता है, फिर बाल उगते हैं। रातों रात 1 इंच बाल उग जाते हैं, उसके बाद सामान्य तौर पर उगते हैं। जादुई तेल है यह, जादुई। मेरी आंखें खुली। मैं कहने लगा, सच में जादुई? वो कहने लगा, हाँ, तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से यह तेल मिलता है, क्या क्या सहना पड़ता है, वो तो हमें पता है। इसीलिए वो जो हमारे साथी हैं ना, आसान काम ढूंढने लगे। वहाँ कुछ भी लकड़ियों को उबाल कर, कुछ भी कुत्ते की लेंडियों को डालकर उससे तेल बनाकर बेचो। बाद में कह दो कि ये तो गलत नंबर है, लेकिन मैं खुददार हूँ, खुददार। असली तेल देता हूँ, ये जादुई तेल। वो मेरी बात बिल्कुल नहीं माना, चला गया वहाँ से गाँव की तरफ। रोता रहा मैं वहीं पर। आपको नहीं पता, जब सर पर बाल नहीं होते इज्जत नहीं होती। मैं इज्जत चाहता था और मुझे लगा मुझे मर ही जाना चाहिए, लेकिन मरने की हिम्मत नहीं थी, तो उठा दोबारा गांव की तरफ। फिर से एक कोशिश करता हूँ, ये सोचा मैंने। अगले 4 दिनों तक मैं उस आदमी के इर्द गिर्द घूमता रहा, लेकिन चौथे दिन मैंने देखा उसका झगड़ा वहां पर बाकी लोगों से हो गया, सारे लंबे बालों वाले। ऐसा लग रहा था लड़कियों का झगड़ा हो रहा हो। लड़के कौन है, लड़कियां कौन है, पता ही नहीं चल रहा। सबके लंबे लंबे बाल। वो लड़ते भी ऐसे ही थे, एक दूसरे के बाल पकड़कर मिट्टी मुंह में डालते, बालों में डालते और कहते, तेरे बाल झड़ जाए तो गंजा हो जाए कमीने। ऐसी ऐसी तो गालियां देते वो। मैं हंस रहा एक तरफ बैठा हुआ। फिर उस आदमी को 4 लोगों ने पीटा, क्योंकि उसके बाल तो असली थे, वो चारों निकम्मे थे। जैसे ही उसने बालों को खींचा, उनके सर पर लगे हुए विग उतर गए। बाकी हंसने लगे, तो उन चारों ने मिलकर उसे पीटा। टांग की एक हड्डी टूट गई, जिसके बाद वो रोने लगा, कमीनों ये क्या किया, भूखा मर जाऊंगा मैं, मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। रोता रहा अपनी बीवी की गोद में। उसके बाद मुझे उसे रोते हुए देख ऐसा लग रहा था ये मौका है मेरे लिए। मैं उसके पास गया रात के वक्त और कहने लगा, रोना बंद करो, बताओ मुझे, बताओ वो तेल कहाँ से मिलता है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा, तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, मेरे सर पर बाल आएंगे और मैं कोशिश करूँगा जो तुम नहीं कर सकते वो मैं करूँ, बताओ। वो आदमी मुझे कमरे में लेकर गया, फिर कहने लगा, तुम्हें वो करना होगा जो करने से तुम बहुत ज़्यादा डर सकते हो। मैंने कहा, नहीं, कुछ गलत मत करना, देखो अपनी बीवी को भी बुलाओ, ऐसे अकेले मुझे कमरे में मत लेकर जाओ। उसने चमाट लगाई और कहा, तू पागल ही है, कैसी बातें करता है। मैंने कहा, तुम समझने की कोशिश करो, यहाँ कुछ लोग कैसे हैं। उसने कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को समझो। जहाँ से तेल मैं लेकर आता हूँ ना, वहाँ से तेल लाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, गंजे मरने से तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ना। उसने कहा, मुश्किल है। मैंने कहा, हो ही नहीं सकता, मुझे बताओ कहाँ से तेल लेकर आते हो, मैं लेकर आऊँगा। उसने कहा, मरना चाहते हो तो मैं बताता हूँ, एक ऐसी जगह जो रहस्यमय है, रात के वक्त प्रकट होती है और वो धुएं की चादर, धुंध की चादर के पार उस जगह कुछ ऐसा है जहाँ से तेल मिलता है। तुम्हें शर्म भी आएगी, तुम घबराओगे भी, तुम्हें मौत भी नजर आएगी, लेकिन फिर भी तुम्हें तेल लेकर आना होगा। अगर तुम ये काम कर पाए तो तुम्हारी गंजी खोपड़ी पर भी मेरे जैसे बाल होंगे। मैं उन बालों को देखकर सच में प्यार में पड़ गया था। मेरे पुराने बाल दोबारा आ जाएंगे।
उसने कहा आएंगे, तो मैंने कहा मैं जाने को भी तैयार हूं। उसने कहा ध्यान रखना। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसकी बीवी हंस रही थी, मुझे नहीं पता किस बात पर, लेकिन जल्द ही पता लगने वाला था। मैं पूरी तरह से तैयार था। उसने मुझे कहा उस धुंध की चादर को चीरते हुए जब तुम आगे जाओगे तुम्हें एक जिन्न मिलेगा। वो जिन्न जानता है किस औषधि से उस तेल को बनाना है। हर बार कुछ अलग बताएगा, लेकिन जो मांगेगा तुम्हें लाकर देना होगा। वो चीज़ भी वहीं पर मिल जाएगी। बस उस जिन्न की बात मानते रहना, कभी भी सवाल मत करना। सवाल से वो गुस्सा होता है। बस जैसा कहता है वैसा करते जाना है। ज़्यादा आसान नहीं है, बस सुनने को काफ़ी आसान लगता है। मैंने उसकी बात मानी और कहा मैं जाने को तैयार हूँ। जिसके बाद उस रात मैं ढूंढने लगा वो धुंध की चादर। मुझे उस धुंध की चादर को चीरना था, आगे जाना था। मैंने एक बड़ा चाकू हाथ में रखा हुआ था, क्योंकि जैसा उस आदमी ने कहा था धुंध की चादर को चीरना है। पहले मैं चादर को ढूंढूंगा, उसके बाद चाकू से उस चादर को चीर दूंगा। मैं उस जंगली इलाके में था जहां दूर दूर तक कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। मेरे कदमों की आवाज़ वो सूखी पत्तियों पर जब मैं पैर रखता तो आती। आगे बढ़ते बढ़ते धुआं बहुत ज़्यादा था, दूर तक देखा नहीं जा सकता था, और मैं ढूंढ रहा था उस चादर को। आखिर इस धुंध में कोई तो चादर मिलेगी मुझे। पेड़ों से टकरा रहा था मैं। धुंध में ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन चाकू को लिए भटकता गया। मैं भटकता गया। 1 घंटा हो गया, लेकिन उस धुंध में मुझे कोई चादर नज़र नहीं आ रही थी। फिर भी मैं आगे बढ़ता जा रहा। आगे मुझे सफ़ेद बालों वाला एक आदमी नज़र आया। यकीन कीजिए कितना अजीब आदमी था। उसने जैसे अजीब सा लंगोट पहना हुआ, शरीर पर काले बाल, मोटी चमड़ी थी उसकी, लेकिन सर पर जो बाल थे वो पूरी तरह से सफ़ेद। लंबे लंबे बाल, लेकिन उसके जो बाल थे वो हवा में लहरा रहे। फिर भी ये धुंध छंट नहीं रही। हवा चल रही है तो धुंध छंट क्यों नहीं रही, समझ से बाहर था। लेकिन मैं सवाल तो पूछ सकता था ना। आखिर उस दुनिया में जाने के लिए मुझे धुंध की चादर को चीरना होगा। चादर नज़र नहीं आ रही। मैंने उसके पास जाकर पूछा, भाई साहब आपको पता है यहाँ पर चादर कहाँ है? वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें रहस्यमय थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान ना हो, लेकिन डरने वाला नहीं था, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर मुझे मेरी गंजी खोपड़ी का था। उससे ज़्यादा कोई क्या डरेगा? पहले से मैं गंजा हो चुका था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से मैंने पूछा, भाई साहब बता दीजिए, देखिए इस धुंध में घूमते घूमते मैं थक गया हूँ। पहले भी आप नज़र आए थे, लेकिन मुझे लगा मुझे तो चादर ढूंढनी है, चादर नहीं मिल रही। अब आप मिले हैं, आप बता दीजिए यहाँ चादर कहाँ है? उसने एक मुक्का घुमाकर मेरे पेट में मारा। मेरे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती रही, जिसके बाद एक पेड़ के पीछे मुझे हल्का होना पड़ा। फिर मैं बाहर की तरफ आया और उसे देखकर मैंने कहा, धन्यवाद। कब से पेट दर्द हुए जा रहा था, कुछ निकलता नहीं था, आपने सब कुछ साफ कर दिया। वो हैरान भी था, गुस्से में भी था, लेकिन मेरा वही सवाल, चादर कहाँ है? मुझे ये धुंध में चादर चाहिए जिसे मुझे चीरना है। वो मुक्का मारने वाला था। मैंने पहले रोका, रुकिए रुकिए, जानता हूँ आप गुस्से में हैं, लेकिन बस बता दीजिए चादर कहाँ है। उसने मुक्का मारा और कहा, पागल के बच्चे, कौन सी चादर, कौन सी चादर? यहाँ तुझे कोई चादर नहीं मिलेगी। मैंने जंगल में लटकती हुई कोई चादर नहीं देखी। मैं रोने लगा था। उसने मेरे सर को सहलाया और कहा, क्या हुआ, रो क्यों रहा है? मैंने कहा, चादर को ढूंढने आया था, उस चादर को चीरूंगा जिसके बाद मुझे जिन मिलेगा। वो जिन जानता है तेल कैसे बनाना है। मैं सर पर बाल उगाना चाहता हूँ, वो जिन को कैसे ढूंढूंगा जब तक चादर नहीं ढूंढ पाता? मुस्कुराने लगा, वो हंसने लगा, और फिर उसने कहा, तुझे चादर को काटने के लिए किसने कहा? मैंने कहा, वो आदमी जो यहाँ पर आता है, हर बार तेल लेकर जाता है। उसने कहा, चलते जाना चलते जाना, धुंध आएगी और उस धुंध की चादर को चीरते हुए आगे तुम्हें जिन्न मिलेगा। कुछ समय वो हंसता रहा। मैं नहीं जानता था वो क्यों हंस रहा है, लेकिन फिर उसने कहा,
चादर को समझो तुमने चीर दिया, तुम्हें पता नहीं चला, ये जादू होता है। मुझे लगा उसकी बात सच्ची होगी। मैंने कहा चादर को चीर दिया तो जिन्न कहाँ है? उसने अपनी तरफ उंगलियां की। मैं कहने लगा कहाँ? उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी क्यों कर रहे हो? किसी तरफ इशारा करो। ऐसे उंगलियां टेढ़ी करके खुद की तरफ इशारा नहीं करते, इससे कोई समझ नहीं पाता। फिर से उसने मुक्का बनाया। मुझे लगा कुछ कहना चाहता है। फिर मैं समझ गया, अरे क्या तुम वो जिन्न हो? वो मुस्कुराने लगा, बहुत जोर जोर से हंसने लगा। जान गया वो पागल होगा, इसीलिए हंस रहा है। मैंने कहा पागल मत बनो, बताओ वो जिन्न कहाँ है? फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक तरफ चल कर गया, एक पत्थर उठाया। मैंने कहा मेरी तरफ पत्थर मत मारना, देखो पत्थर मत मारना। उसने कहा नहीं मारता। उसने वो पत्थर अपने बालों में लपेटा। बाल लंबे थे उसके। फिर गांठें बांधी। ऐसा लग रहा था जैसे भारी पत्थर को बालों से बांध के कुछ करना चाहता हो। फिर सर को घुमाने लगा और पत्थर भी सर के इर्द गिर्द घूमे जा रहा। फिर उसने कहा आ तेरी तो मैं बताता हूँ। वो पत्थर मेरी छाती पर मारकर मुझे उड़ाकर एक पेड़ पर टकरा चुका था। फिर वो पत्थर को निकाल कर कहने लगा तेरा दिमाग खराब है, जिसे ढूंढने आया था मैं वो जिन्न हूं, मैं। मुझे अब पता लगा। मैंने कहा मैं बड़ा तेज दिमाग हूं, नंबर बहुत ज्यादा आते हैं। उसने कहा नंबर किस में आते हैं? मैंने कहा पेपर में। उसने कहा पेपर को घुमा के पत्ती बना। और मैंने कहा चुप, जानता हूं आगे तुम क्या कहोगे। मुझे ये शब्दों का इस्तेमाल कई बार मेरे सामने होते हुए नजर आता है। रोक देता हूं मैं, जानता हूं नंबर अच्छे आते हैं मेरे, फिर भी ये बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी। हम दोनों शांत थे। अब बातों का सिलसिला शुरू हुआ, जो काम की बातें थी। मैंने कहा तुम जिन्न हो ना? उसने कहा हाँ। मैंने कहा मेरे लिए तेल बनाओ तेल। देखो मेरा सर बिल्कुल गंजा है, तुम्हारे सर पर बाल हैं, भले ही सफ़ेद हैं लेकिन बाल तो है ना, रंगवा सकते हो तुम, रंगवा सकते हो। उसने कहा मेरे सफ़ेद बाल हैं क्योंकि मैं जिन्न हूँ, हमारे बाल ऐसे ही होते हैं। मैंने कहा छाती के बाल, शरीर के बाल, उन्हें भी सफ़ेद करो। ऐसे काले सफ़ेद बाल तुम अच्छे नहीं लगते। उसने कहा जैसा मैं अच्छा लगता हूँ ये मुझे पता है। तुम्हें अपने सर पर बाल चाहिए तो तुम्हें एक काम करना होगा, वो औषधियाँ ढूंढनी होंगी जो तेल बनाने के लिए इस्तेमाल में आती हैं। उसने मेरी बात सुनकर मुझे कहा कि जैसा मैं कहूँगा अब तुम्हें वैसा करना होगा। सवाल नहीं कर सकते तुम, सवाल नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, सवाल नहीं करूँगा। जो आप मांगेंगे मैं वो ला कर दूंगा, लेकिन ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगा ना, पूरी रात तो नहीं लगेगी ना? उसने कहा नहीं, ये जादुई इलाके में ही वो चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, लेकिन खतरा बड़ा होगा, काम मुश्किल हो सकता है। मैंने कहा कोशिश करूँगा मैं। उसने कहा पहली औषधि जो उस तेल को बनाने के लिए इस्तेमाल में आती है वो बनती है गंजी नागिन के बालों से। गंजी नागिन के सर के बाल तुम्हें वो लेकर आने होंगे। मैं सोच में पड़ गया, गंजी नागिन, अगर वो गंजी है तो सर के बाल कैसे लेकर आऊँगा? मैं सवाल पूछना चाहता था। उसने जैसे अपने नाखून बड़े बड़े किए और बिल्कुल मेरे सर के करीब, मेरी गर्दन के करीब, बस इंतज़ार कर रहा था कि मैं सवाल करूं और वो मुझे मारे। मैं समझ गया सवाल नहीं कर सकता। जाऊंगा। मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। बस बिना सवाल किए मैंने इशारा किया, इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है? उसने कहा सीधे सीधे। मैं सीधे चल पड़ा। चलता गया। मुझे लगा था वहाँ सांप ढूंढना होगा। पहले तो क्योंकि उसने कहा है गंजी नागिन, तो फीमेल सांप को ढूंढना है, लेकिन मुझे पता नहीं था मेल और फीमेल सांप में क्या फ़र्क होता है। और जो सांप होते हैं वो तो गंजे ही होते हैं ना, उनके सर पर तो बाल ही नहीं होते। कैसे ढूंढूंगा गंजी नागिन को, कैसे ढूंढूंगा? सबसे पहला सवाल था जो मैं खुद से पूछे जा रहा। चलते चलते मैं एक पेड़ के पास पहुंचा। हैरान हो गया मैं, हैरान। वहां पर इच्छाधारी नाग नजर आए मुझे। कई ऐसे मर्द जिनकी पूंछ थी सांप की तरह, लहराते जा रहे, और एक जगह मैं खड़ा हो गया। मुझे लगा ये मुझे मार देगा, डंस लेगा, लेकिन वो मेरे पास से गुजरा बोलते हुए अबे साइड हो जा, निकलने दे। मुझे लगा जैसे उनके लिए ये
आम बात थी। ऐसे कई नाग इच्छाधारी मेरे इर्द गिर्द निकलते जा रहे, कुछ मर्द कुछ महिलाएं। उनके सर पर बाल थे। मुझे ढूंढनी थी गंजी नागिन। अब जान गया, कोई छोटा सांप नहीं ढूंढना, ऐसे इच्छाधारी नाग दिखेंगे। अब जो नागिन गंजी होगी उसे पकड़ूंगा। बात की बाद में सोचेंगे कि उसके सर के बाल कैसे निकालने हैं। ढूंढने लगा। गंजी नागिन मुझे मिल नहीं रही थी। कई नागिन थी, सच बताऊं खूबसूरत से खूबसूरत, लेकिन बिना बालों वाली एक भी नागिन नहीं दिखी। परेशान सा हो गया, पेड़ के नीचे बैठा मैं रोने लगा। तभी एक आदमी मेरे पास आया। वो इच्छाधारी नाग था, बुजुर्ग। उसकी पूंछ भी जैसे टेढ़ी मेढ़ी थी, टूटी हुई, अच्छे से घिसट नहीं पा रहा था। चलने की तो बात ही ना कीजिए, क्योंकि सांप चलते नहीं घिसटते हैं। जब वो मेरे करीब आया, मेरे पांव पर गिर गया। मैंने कहा, देखिए, मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा दुख, मैं किसी को ढूंढना चाहता हूँ, मैं ढूंढ नहीं पा रहा। उसने मुझे गाली निकाली और कहा, मैं तो चल के जा रहा था, गिर गया, तेरे पाँव में नहीं गिरा हूँ। चलता जा रहा, चल नहीं पा रहा। मैंने उसे उठाया, साथ में बिठाया। फिर वो मुझसे पूछने लगा, अच्छा तो बता ही दो, मदद की है तो तुम्हारी क्या परेशानी है? मैंने कहा, यहाँ इच्छाधारी नाग ही नाग है, लेकिन मुझे चाहिए एक गंजी नागिन। कहाँ है गंजी नागिन? उसने इशारा कर दिया। वो काला पेड़ नजर आ रहा है, उसके पीछे छोटा झोंपड़ा होगा। वो जो झोंपड़ा है ना, वो उस गंजी नागिन का है, चले जाओ। लेकिन काम क्या है उससे? मैंने कहा, उस गंजी नागिन के सर का बाल चाहिए। मुझे यह भी नहीं पता, अगर वो गंजी है तो सर का बाल कैसे निकालूं? वो बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, हंसता हुआ चला गया। जानता था वो मेरी किस्मत पर हंस रहा है। वो जिन ने मुझे पागल बनाया है, लेकिन कोशिश करके देखता हूं। जैसे ही मैं उस झोंपड़े के अंदर पहुंचा, देखा मैंने वो कैसी इच्छाधारी नागिन थी, अजीब सी, लेकिन गंजी नागिन नहीं थी। वो पागल, सर पर जैसे एक अंडरवियर पहना हुआ, बीच में से बाल निकाले हुए। उसे देखकर मैंने कहा, माफ कीजिए, मैं किसी और को ढूंढ रहा था, आप तो और निकली। उसने कहा, यहां आए हो तो सच बताओ, किसके लिए आए हो? मुझे लगता है तुम कुछ गलत सोच कर आए थे। मैंने कहा, नहीं, मैं गंजी नागिन को ढूंढ रहा हूं। गंजी नागिन, आपके सर पर तो बाल है। उसने कहा, मैं ही गंजी नागिन हूं। ध्यान से देखा उसके बालों की तरफ। तुम्हारे सर पर तो बाल हैं, तुम गंजी नागिन कैसे हुई? उसने करीब आकर मेरे जो चमाट मारी ना, ये चमाट अजीब सी थी, जैसे सांप की पूंछ मेरी गाल से टकराई हो, क्योंकि उनके हाथ भी सांप की पूंछ जैसे ही थे। इच्छाधारी नागिन थी ना, इच्छाधारी नागिन, इसीलिए। फिर मैं उसकी आंखों की तरफ देख रहा और कहने लगा, मारा क्यों? मैंने कुछ गलत कहा है? तुम गंजी नागिन नहीं हो। उसने फिर से वो पूंछ वाली चमाट मारी और कहा, मैं ही गंजी नागिन हूं। नाम बदलने की कोशिश मत करो, ये मशहूर नाम है, बहुत फेमस हूं मैं। मैंने कहा, तुम गंजी नागिन कैसे हो सकती हो? गंजी नागिन तो वो होती है ना जिसके सर पर बाल नहीं होते, तुम्हारे सर पर तो भर भर कर बाल हैं। उसने कहा, मेरे सर पर ये क्या है? मैंने कहा, ये क्या कच्छा है? उसने कहा, महाराष्ट्र में कच्छे को क्या कहते हैं? मैंने कहा, गंजी। गंजी, इसीलिए तुम्हें गंजी नागिन कहते हैं। मुस्कुराने लगी, कहने लगी, अब तुम समझ गए मुझे गंजी नागिन क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं गंजी सर पर पहनती हूं। इसके बीच से बालों को लहराना मुझे पसंद है। मैंने उसके पांव पड़ने की कोशिश की मदद मांगने के लिए, लेकिन उसके तो पांव ही नहीं थे, पूंछ थी। जैसे ही मैंने पूंछ पकड़ी, ऊपर से उसने चमाट मेरी पीठ पर मारी, बिल्कुल कोड़े की तरह। चीखता हुआ दीवार से सटा और कहने लगा, और मत मारना, और मत मारना। फिर वो कहने लगी, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए होगा। कई लोग यहाँ आते हैं उसी काम के लिए जिसके लिए तुम आए हो। नए नए लोग आते जा रहे हैं। तुम्हारे सर पर तो बाल भी नहीं है, ज़्यादातर लंबे बालों वाले आते हैं। ऐसा बिजनेस करते हैं, मेरे बालों का औषधि बनती है ना उससे। मैंने कहा, मुझे भी दे दो, आपको तो सब कुछ पता है, समझ लो, आपका एहसान रहेगा। उसने इशारा किया बाथरूम की तरफ। मैंने कहा, देखिए, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। उसने फिर से चमाट लगाई और कहा, वो जो दीवार है ना बाथरूम की, कई बाल चिपके होंगे, ले जाओ एक बाल।
मैं अंदर गया, बालों का गुच्छा निकाला, सीधा भागा मैं जिन्न की तरफ। खुश था, एक औषधि तो मैंने बना ली, गंजी नागिन के सर के बाल। इसका भी तेल में इस्तेमाल होता है, यानी कि शक्तिशाली है। इच्छाधारी नागिन के सर के बाल शक्तिशाली होंगे। जैसे ही उसे लेकर मैं जिन्न के पास पहुंचा, बालों की पहचान थी उसे। एक बड़े कटोरे में रखने को कहा उसने। मैंने उस कटोरे में वो बाल रखे। फिर वो कहने लगा, एक औषधि आ गई, अब दूसरी औषधि लेकर आओ। उस जिन्न ने उसके बाद जो कहा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कहा, यहाँ से इस तरफ सीधे चलते जाना, इस बार दिशा बता रहा हूँ। आगे तुम्हें एक तालाब मिलेगा। अब उस तालाब का पानी गंदा है, ज़्यादा गहरा नहीं है लेकिन गंदा है, थोड़े कपड़े गंदे हो जाते हैं। वहाँ पर तैरते हुए कई कमल मिलेंगे तुम्हें, उस कमल का एक बैंगन लेके आना। मेरी आंखों से आंसू निकलने को आ गए। ये क्या बोला है जिसका सवाल नहीं पूछ सकता। कमल का फूल होता है, कमल का बैंगन नहीं होता। लेकिन क्या करता, बोला था उसने तो जाना पड़ा मुझे। बढ़ने लगा मैं उसी ओर, तालाब ढूंढता हुआ। मैं जैसे ही आगे पहुंचा, छोटे छोटे खड्डे, खड्डों में बहुत सारा पानी। आगे बढ़ते बढ़ते छोटे छोटे तालाब से दिखने लगे थे, गंदे पानी वाले तालाब। एक पत्ता तक ऊपर नहीं था। कमल कहाँ पर मिलेगा, जादुई दुनिया है ना। कमल के फूल के साथ एक बैंगन लगा होगा, बड़े आराम से मिल जाएगा। जैसे ही एक तालाब के पास पहुंचा, उस तालाब में था तो कुछ नहीं। मैं थोड़ा थक गया था, पानी में झांकने लगा, कहीं इसके कमल नीचे की तरफ तो नहीं लगते। मुझे एक चेहरा नजर आया, एक लड़की का चेहरा। मुझे लगा ये लड़की पानी के अंदर क्या कर रही है, तो मैंने सवाल पूछा, तुम पानी में क्या कर रही हो? मुंह भी अंदर है, मर जाओगी, सांस तो लो। उसने मुंह बाहर निकाला। खूबसूरत लड़की थी वो, लेकिन उसकी मर्दों जैसी आवाज़। कहने लगी, मैं एक जलपरी हूँ, मैं पानी के अंदर रहती हूँ। उसकी आवाज़ उसके चेहरे के साथ मैच नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उससे सवाल पूछा, वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो, यहाँ मुझे कमल नज़र नहीं आ रहे, कमल के फूल कहाँ हैं? बैंगन वैंगन कुछ ऐसा जो इन तालाबों के ऊपर नज़र आए। वो कहने लगी, कमल के फूल यहाँ नहीं मिलेंगे। ये दुनिया में तालाब के ऊपर कोई कमल का फूल नहीं होता। वैसे भी जलपरियों को हर चीज़ खाने का शौक़ है, तो जो भी ऊपर आएगा हम तो कब की खा चुकी होंगी, इसीलिए तो पानी साफ़ है। आओ तुम्हें भी खा लेती हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैं रोने लगा। कहाँ से ढूंढूंगा कमल, कहाँ से ढूंढूंगा कमल का वो बैंगन। मुझे रोते हुए देख जैसे वो डरकर वहाँ से भाग गई। मैं थोड़ा आगे गया, कई और जलपरियाँ मुझे नज़र आ रही, कुछ खूबसूरत तो कुछ बेहद भद्दी। कुछ ऐसी जलपरियाँ थी जिनकी बड़ी बड़ी मूँछें थीं। वो मूँछों को ताव देते हुए मेरी तरफ देखे जा रही। मैं समझ नहीं पा रहा था जलपरियाँ हैं या जलपरे हैं, लेकिन जो काम मैं करना चाहता था वो मुझे करना ही था। एक ऐसी ही जलपरी के पास रोने लगा मैं। वो भागने वाली थी, मैंने पूंछ पकड़ी। वो भागना चाहती थी, मैंने भागने नहीं दिया। मैंने कहा, जवाब दे, मुझे जवाब दे, वरना पानी के बाहर खींचूंगा, मर जाएगी तू। उसने कहा, तुम अगर खींचोगे तो मैं मार डालूंगी। मैं रोने लगा, मरना तो मुझे वैसे भी है, मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो, बताओ कमल कहाँ मिलेंगे। उसने कहा, कमल, मैंने ज़िंदगी में कभी कमल नहीं देखे। मैंने कहा, मुझे कमल का बैंगन चाहिए, कमल का बैंगन। कहाँ से लेकर आऊँ, यहाँ तो कमल नहीं लगते और बैंगन कहाँ से लगेंगे। हंसने लगी वो, हंसती गई, फिर कहने लगी, जिन ने भेजा है ना। मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, उसका दिमाग खराब है, सही सही नहीं बताता, हमेशा पहेलियों में बताता है। मैं बताती हूँ, चलते जाना, बड़ा तालाब आएगा जिसके बीच में एक पीपल का पेड़ लगा है, चारों तरफ पानी लहराता रहता है। उसमें एक जलपरी रहती है जिसका नाम है कमल। वैसे फलों को, सब्जियों को संभाल कर रखती है। बैंगन होंगे उसके पास, कमल का बैंगन ले आना। बता दिया, सच बता दिया, छोड़ो मुझे। उसे छोड़ा मैंने। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था और एक बार सच बताऊं, उस जिन्न पर भी गुस्सा था।
क्या बात बताता है, पागलों जैसी दिमाग घुमा देता है। तालाब तक पहुंचा मैं। वहां मैंने देखा मर्दों जैसा दिखने वाला जलपरा। उसे देखकर मैं कहने लगा, भाई साहब आपसे थोड़ा सा काम है। यहाँ कमल कहाँ है, कमल? उसकी आवाज़ इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ में उसने कहा, मैं ही कमल हूँ। मैंने कहा, आपकी आवाज़ आपके चेहरे से मैच नहीं करती। यहाँ चल क्या रहा है? औरतों की आवाज़ें मर्दों जैसी, ये मर्दों की आवाज़ें औरतें जैसी। वो कहने लगी, तुम्हें क्या, तुम तो इंसान हो ना, क्या चाहिए तुम्हें? मैं जानती हूँ तुम क्या लेने आए हो। मैंने कहा, जो लेने आया हूँ वो दे दो मुझे बैंगन चाहिए। तुम कमल हो ना, मुझे बैंगन दो, कमल का बैंगन चाहिए मुझे। मैं अब उस जिन्न के पास था। जो वो चाहता था उसे दे चुका था। इसके बाद जिन्न ने मुझे एक तरफ इशारा करके कहा, अब तीसरी और ख़ास चीज़, इसके बाद तुम्हें तेल मिल जाएगा। इस तरफ जाना है, चुड़ैल की पायल लेके आनी है। मैंने सवाल नहीं किया, कुछ सोचा तक नहीं, क्योंकि यह काम आसान ही होगा। कोई औरत होगी, कुछ भी होगा, उसका नाम चुड़ैल होगा, बस उससे पायल लेकर आनी है। आसान काम है। ढेर सारी पायलें होंगी, क्योंकि और लोग भी आते होंगे, पायलें लेकर जाते होंगे। अब उस पायल को यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा औषधि के रूप में, यानी कि धातु की नहीं होगी। हो सकता है लकड़ी की पायल हो, किसी और चीज़ की पायल हो। तेज़ी से भागा भागा मैं आगे बढ़ रहा। आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ पर कई ऐसे शक्तिशाली प्रेत थे जिनसे मैंने सवाल किया, चुड़ैल कहाँ है, चुड़ैल जल्दी से बताओ, औरत है, लड़की है, क्या है जिसका नाम चुड़ैल है? सब हंसते, इशारा करते आगे की तरफ। भागता भागता मैं एक ऐसे इलाके में चला गया जहाँ लकड़ी के बड़े बड़े फट्टे लगे हुए थे। उन फट्टों को जोड़कर पेड़ों का निर्माण किया गया। नकली पेड़ थे और पीछे सबसे बड़ा पेड़। नकली पेड़, लकड़ी को कीलों से जोड़ जोड़ कर ऐसा बड़ा पेड़ बनाया और वहाँ मैं आवाज़ लगाने लगा। देखिए सुनिए, मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन शायद किसी का नाम है ये, चुड़ैल, चुड़ैल कुछ ऐसा होगा। तो क्या वो यहाँ पर हैं? तभी उड़ती हुई काले कपड़ों में एक औरत आई। उसने नाखून मेरे सर पर मारे। पहली बार सर पर एहसास हुआ जैसे कुछ निकला हो। बाल तो नहीं निकले थे, खून निकला था। सर पर नाखून मारे थे उसने। गिर गया मैं पीछे। जैसे ही मैं पीछे गिरा, गुस्से में वो मुझे पीटने लगी। मैंने कहा, दीदी माफ़ करो, दीदी माफ़ करो, क्या हुआ? उसने कहा, मैं एक चुड़ैल हूँ और तुम्हें पता है ना, ये शब्द से हर कोई चिढ़ता है। मैं सुनना नहीं चाहती थी, तू चुड़ैल चुड़ैल कर रहा है। मैंने हाथ जोड़े और कहा, दोबारा नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे जो लाने के लिए कहा गया है मुझे वो चाहिए। वो कहने लगी, ठीक है, क्या लेने आए हो? मैंने कहा, तुम्हारी पायल। अब कहा है मुझे उस जिन्न ने कि चुड़ैल की पायल लेकर आओ। देखो माफ़ करना, नाम तो लेना पड़ा ना, तो मुझे पायल दे दो। उसने कहा, आ तेरी तो मैं पायल देती हूँ तुझे। उल्टा लटका कर पीटा मुझे, मुक्के मारे, बहुत पीटा। फिर कहने लगी, चला जा। मैंने कहा, मुझे पायल दे दो, बाल उगाने हैं, तेल बनाना है, तुम्हारे पास तो और होंगी ना। उसने कहा, नहीं, मेरे पास एक ही पायल है और कई बार मंगवाता है वो, कमीने से लड़कर वापस लेकर आनी पड़ती है, आज नहीं दूंगी। मैंने कहा, दो, मुझे सर पर बाल उगाने हैं। मैं उसके पाँव पड़ने लगा, उससे लिपटने लगा। अंत में वो इतनी चिढ़ गई, कहने लगी, यहाँ कोई पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा शोषण हो रहा है। भले ही मैं चुड़ैल हूँ, मर चुकी हूँ, लेकिन जैसे तुम मुझे पकड़ रहे हो वैसे कोई होता ना तुम्हें काट डालता। मैंने कहा, दीदी बस मुझे पायल दे दो, मुझे बाल उगाने हैं। चिढ़कर उसने अपनी वो चांदी की पायल मुझे दी थी, अजीब सी पुराने ज़माने की, बहुत बड़े घुंघरू लगे उस पर। उसे लेकर मैं वापस आ रहा और सोच रहा, धातु भी पिघलानी पड़ेगी, यानी ये 3 चीज़ें। जैसे ही मैं जिन्न के पास पहुंचा, मैंने कहा, लो ला दी मैंने चुड़ैल की ये पायल, बनाओ तेल, तीनों को मिलाना है, क्या करना है? मैंने कटोरे में तीनों चीज़ें रखी, वो गंजी नागिन के बाल, वो कमल का बैंगन और वो चुड़ैल की पायल लकड़ी के उस कटोरे में रखे और सोच रहा जादू से मिलेंगे, तेल बनेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने जिन्न को कहा, तेल नहीं बन रहा, तेल कैसे बनाना है, अब तो बता दो, सारे काम किए। उसने कहा, सारे काम नहीं किए, जो मुझे अच्छा लगता है तुम्हें वो करना होगा, तब तेल मिलेगा। मैंने कहा, तेल मिलेगा?
क्या इससे तेल नहीं बनेगा? उसने कहा नहीं नहीं, ये चीज़ें तो मुझे पसंद थी। ये देखो मेरे पीछे पेड़ लगा हुआ है ना, इसकी एक एक पत्ती, अब उसे जब मसलोगे तो उससे 1 कटोरा तेल निकलेगा, बस वही तो तेल है, सर पर लगाओ बाल उगेंगे। लेकिन अब तुम्हें वो करना होगा जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। मेरा पेड़, मेरी पत्तियाँ मैं तब दूंगा जब मुझे मेरी चीज़ें मिलेंगी। मैंने कहा लो कटोरी, रख लो अब ये पायल, बैंगन। उसने कहा नहीं, जो चीज़ मुझे चाहिए वो करके दिखाओ। मुझे नहीं पता था वो क्या करवाना चाहता था। एक चुटकी बजाई उसने, मेरे सारे कपड़े उतर गए, शरीर पूरा नंगा था। भीड़ लग गई वहाँ जलपरियों की, सबकी इर्द गिर्द, और मैं बिना कपड़ों के कह रहा शर्म कर, शर्म कर। उसने कहा शर्म करता तो तुझे तेल नहीं मिलता। पायल को पहन, वो बालों को सर पर लगा, मुझे सुनहरी बाल पसंद है, हाथ में पकड़ बैंगन और नाच के दिखा मुझे। मैं क्या करता? खुददार आदमी था, खुददार। भले ही मेरे सर के बाल झड़ गए थे, लेकिन जो करने को उसने कहा था शायद मरते दम तक मैं ना करता। लेकिन फिर मुझे याद आई, गंजा रहकर मरने से ये करके बाल उगाने ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैं करने लगा। नाचा मैं बैंगन के साथ, और वो जो पायल थी ना, उसके घुंघरू बड़े बड़े छम छम की आवाज़ें आती, और चारों तरफ चुड़ैलों का झुंड, जलपरियों का झुंड, हर कोई हंसता गया, हंसता गया। 1 घंटा नाचा मैं, थक गया। और फिर उस जिन ने कहा ये लो, ये पत्ती मछली, ये बना तेल, भरो कटोरे में, ले जाओ, सर पर उगाओ, कहीं पर उगाओ, बाल ही बाल लगा लेना सर पर, ऐसे बाल उगेंगे सोच नहीं पाओगे। मैंने कटोरे में तेल लिया और कहा कपड़े दो। उसने कहा कपड़े नहीं, कपड़े अब मेरे। पायल तो चुड़ैल ले जाएगी, बैंगन अब कमल ले जाएगी, जबकि ये बाल उस गंजी नागिन के हैं। ये बाल तो यहाँ बिखर जाएंगे, वैसे ही मुझे सुनहरी बाल पसंद थे। अब तेल ले जाओ। बिना कपड़ों के उस रहस्यमय धुंध की चादर से बाहर निकला था, केलों के पत्तों को लपेटकर तेल को हाथ में पकड़े। मुझे लगा कोई छीन ना ले, इतनी कीमती चीज़ है। मैंने सर पर लगाई, हर सर पर जैसे एक शक्ति का आभास हुआ। फिर मैं ऐसे उस गांव में आया, उस आदमी को बताया मेरे साथ क्या हुआ, और उसकी बीवी फिर से हंसती जा रही थी। जानता था मैं उसके पति के साथ भी ऐसा होता है। वो भी हंसता गया, फिर कहने लगा देखो, इसीलिए ये काम करना सबने छोड़ा, ऐसे तेल बनाने लगे। पहले इस तेल का इस्तेमाल होता था, लेकिन वो जिन बड़ा कमीना है। मैं तो ये काम करता हूँ, कुछ अमीरों के लिए तेल ले ही जाता हूँ, बाकी वो आगे वाला तेल तुम्हें पता है। अब तुमने तेल का इस्तेमाल किया है, शांति से चले जाओ, महीने के अंदर तुम्हें फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। ये मेरी ज़िंदगी का सफ़र था, गंजेपन से बालों का सफ़र, जो सफ़र कोई आम इंसान तय नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है साधारण 500-700 के तेल से बाल उग जाएंगे? नहीं, इस तेल से उगते हैं, इस तेल से। 1 महीने में थोड़े थोड़े बाल सर पर आने लगे, जैसे मेरा गंजी खोपड़ी बालों से भरने लगी थी। 6 महीने में मुझे अंदाज़ा नहीं था मेरे सर पर इतने बाल आएंगे, और मेरे शरीर पर भी। नाक के बीच से लंबे लंबे बाल निकलते, मैं काटता वो फिर से निकल आते। कानों में भी बाल आने लगे थे, जहाँ बाल नहीं आने चाहिए वहाँ पर भी बाल आने लगे थे। मैं इंसान कम भालू ज़्यादा लगने लगा। वो तेल का कमाल था जिससे बाल उगते, लेकिन मैं सर पर उगाना चाहता था, हर जगह नहीं। शायद मैं वो इंसान हूँ जिसकी हथेलियों पर भी बाल आते हैं। बालों वाला एक ऐसा इंसान जो अच्छे से बाल काटे फिर भी ठीक ठाक दिखता ही है। ये मेरी ज़िंदगी की वो भयानक कहानी है जिसे जीने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुझे मेरी खोई हुई इज्जत मिली, दोबारा वैसे सुनहरी बाल। भले ही शरीर के बालों को काटना पड़ता है, लेकिन बिना बालों के होने से ये बालों से भरकर होना ज़्यादा अच्छा लगता है। जानता हूँ ऐसे जिन्न बड़े खतरनाक होते हैं, जो मेरे साथ हुआ वो भी खतरे से भरा था। मेरा ये सफ़र मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूँ, मशहूर होने का शौक़ मुझे भी था, तो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए। वैसे भी ऐसे रंग बिरंगे आदिवासी तेल बेच बेच कर लोग अमीर होते जा रहे हैं, तो मुझे लगा मुझे भी अपनी कहानी सब तक पहुंचानी चाहिए। अगर आप में से कोई बालों के झड़ने से परेशान है और रहा नहीं जाता, हर तरह का तेल लगा लिया,
तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं भी आपको बताऊंगा वो धुंध की चादर को कैसे चीरा जाता है, वो कहाँ पर है। फिर जिन्न मिलेगा और आपको भी वो सफ़र तय करना होगा। अगर आप करने को तैयार हैं तो बता दीजिए, मैं भी बता दूंगा सर पर बाल कैसे आते हैं वो जादुई तेल से।